सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति अब साफ होने लगी है। उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा जल्द हो सकती है और माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से भाजपा ने अपने उस अभियान की शुरुआत कर दी है जिसके तहत लोकसभा चुनाव में विपक्ष खास तौर पर सपा को तगड़ा राजनीतिक झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सपा के कई और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उनको साथ लाने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं को मिशन पर भी लगा दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्दी सपा के एक और सहयोगी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़ भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ बसपा सांसद भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि जब हम समझौता कर लिए हैं तो अपने पार्टनर या सहयोगी दल की बात मानिए। तो उनके हिसाब से और कल 2 बजे ही प्रेस होनी थी। यूपी के साथ साथ चाहे बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रांतों में भी कमोबेश संगठन पार्टी को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने स्वयं भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे, विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया, राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करके पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वो जवाब देने का काम करेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होती है और कहती है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा और अपनी एकता का जो प्रतीक है वो दिखाना भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूपी में लगातार अखिलेश यादव को झटके लग रहे हैं। जहां एक तरफ ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं तो वहीं महान दल पहले ही उनसे अलग होकर बसपा में शामिल हो चुका है और अब तो यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आखिर ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक साथ क्यों नहीं समेट पा रही है? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात करें तो 24 घंटे से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए अच्छी खबर है। समाजवादी पार्टी ने 20 महीने पहले कहीं ना कहीं देखे तो भाजपा से अपने इस्तीफा देकर और सपा का हिस्सा बने और घोसी विधानसभा से विधायक से इस्तीफा देकर कल देर शाम फिर एक बार समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं देखे तो दारा सिंह चौहान ने साथ छोड़ा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उनके भाजपा में जाने की जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो गई। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज सुबह की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं देखे तो गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट के आने के बाद से। अगर बात की जाए तो आज सुबह प्रातः काल में देश के गृह मंत्री अमित शाह एक ट्वीट करते हैं जिसमें साफ तौर से इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का दल एसबीएसपी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ मिलकर और एनडीए का हिस्सा बना है और मजबूती से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई। आज 10 बजे एसबीएसपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बताएं इसके ठीक बाद अगर बात करें तो सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से स्वागत करते हुए ओम प्रकाश राजभर के लिए ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन देखिए
हिमांशु, अब यहाँ पर एक सवाल अहम हो जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये एक एक करके नए झटके हर दिन समाजवादी पार्टी को लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तगड़े झटके लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 ऐसे जिले थी जहां क्लीन स्वीप की थी, यानी कि उन सीटों पर कहीं ना कहीं सभी विधानसभा सीटों पर उस लोकसभा क्षेत्र के सपा ने कहीं ना कहीं अपना परचम बुलंद किया था। इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन का फायदा कहीं ना कहीं सपा को 2022 के चुनाव में मिला था और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलते हुए नजर आ रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सपा के इस सेधमारी से कैसे, माफ करिएगा, भाजपा की सेधमारी से कैसे सपा अपने आप को बाहर निकालती है। वहीं अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं और एक खबरें चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो उत्तर प्रदेश के नजर आ सकते हैं। उसी दरमियान आज आरएलडी की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि आगामी दिनों में 17 और 18 जुलाई को जो विपक्ष की बैठक होगी उसमें आरएलडी चीफ जयंत चौधरी शिरकत करेंगे। इससे साफ हो गया है कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही रहेंगे, एनडीए के खिलाफ ही रहेंगे और वो आगामी जो विपक्ष की बैठक होगी उसमें हिस्सा बनेंगे। लेकिन देखिए विपांशु, जैसे कि अभी हम लगातार देख रहे हैं 2 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं यूपी की राजनीति में, जहां दारा सिंह चौहान एक तरफ समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके अब ये अटकलें तेज हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुभाषपा एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में किस तरीके से फायदा मिलेगा और इन दोनों का जाना कितना बड़ा झटका है और कौन कौन से जिलों में झटका है समाजवादी पार्टी के लिए? जी, खास करके अगर बात की जाए तो वाराणसी क्षेत्र में गाजीपुर, बलिया, बनारस और साथ ही साथ अगर बात करें तो मऊ जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के और सुभाषपा के एक होने से, एक साथ चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पे फायदा एनडीए को मिल सकता है। पूर्व के चुनाव में कहीं ना कहीं सपा को ये फायदा मिला था। और बात करें तो राजभर और मझवार और साथ ही साथ मल्लाह जैसे तमाम बिरादरियां हैं दर्जनों जो इस क्षेत्र में रहती है और इसका पूरा वोट बैंक कहीं ना कहीं स्वयं भारतीय समाज पार्टी के पास लगातार लगभग देखा जाता है दशकों से है। तो अब अगर बात करें तो पूर्वांचल के अंदर में दारा सिंह चौहान भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कल उन्होंने अपने विधानसभा सदस्यता की इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपा। उसके ठीक बाद से चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोग घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की एक कहीं ना कहीं देखे तो सरगर्मियां तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं अपना शपथ लेंगे। उसके साथ ही अरुण राजभर अगर देखे तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई जाने के बाद वो सीट खाली है, तो वहां से अरुण राजभर उम्मीदवार हो सकते हैं जो कि पार्टी के अंदर में मुख्य प्रवक्ता है और ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे हैं। वही अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर 3 सीटों को लेकर लगभग माना जा रहा है कि डील किए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 और 1 बिहार से सीट उनकी तरफ से मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर और एनडीए को एक साथ चलने से आगामी चुनाव में कितना लाभ होगा वो नतीजों के बाद साफ होगा। जी ठीक है, धन्यवाद विपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो लगातार पार्टियों को झटका लग रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया है एनडीए में वापसी को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए उनका स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में गठबंधन होने पर स्वागत किया है और ये ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनडीए में भाजपा के पुराने साथी श्री ओम प्रकाश राजभर का स्वागत है। तो देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल होने पर बधाई दी है। तो वहीं भाजपा की ओर से प्रदेश भर में टिफिन बैठक का आयोजन
रखा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने इसे लेकर वर्चुअल बैठक की और उन्होंने कहा कि 17 से 19 जुलाई तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों और श्रमिकों से संपर्क किया जाएगा। तो 17 से 19 जुलाई तक भाजपा का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिन मंडलों में टिफिन बैठक का आयोजन नहीं हुआ है वहां रविवार को टिफिन बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो यूपी में भाजपा की टिफिन बैठक आज है। 17 से 19 जुलाई तक जनसंपर्क अभियान चलेगा, लेकिन उससे पहले आज टिफिन बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो 17 से 19 जुलाई तक जनसंपर्क अभियान चलेगा। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की यूपी के सभी जिलों में टिफिन बैठक है। इस टिफिन बैठक में कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत जो विधायक और सांसद है वो भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर एक वर्चुअल बैठक भी की गई है। तो देखिए, रविवार की राजनीति आज का दिन साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम दलों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले एक एक करके समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी उनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीजों का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि आज सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। विभांशु इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, यूपी में आज भाजपा की टिफिन बैठक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ टिफिन बैठक तो चल ही रही है और 17 से 19 जुलाई तक विशेष जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। विभांशु, और जिस तरीके से बीते दिनों से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नजर आई है यूपी की राजनीति में, क्या ये सब उसी का नतीजा कहा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल उनसे अलग हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 मई से और आगामी 1 जुलाई तक ये अभियान चलाना था, जिसके बाद से कई जिलों में ये अभियान कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से नहीं चल पाया था। मुस्कान, उसके ठीक बाद ये तय हुआ बीजेपी के तरफ से कि इस अभियान को 15 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद अगर बात करें तो इस अभियान को प्रदेश के अलग अलग कोनों में चलाया जा रहा है। आज अगर कल देर शाम संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की वर्चुअल बैठक होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में टिफिन बैठक नहीं हुआ है उसमें बैठक करे, जिसमें प्रबुद्धजन सम्मेलन हो या बात करे तो युवाओं का सम्मेलन। इन तमाम सम्मेलनों को कहीं ना कहीं करते हुए नजर। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो 17 से 19 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व के तरफ से तय किया गया है कि हर एक प्रदेशों में 17 से 19 जुलाई तक कहीं ना कहीं विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं ग्राउंड लेवल के, जिसमें अगर बात की जाए तो पन्ना प्रमुख हो या बूथ अध्यक्ष हो, ये अलग अलग घरों में जाएंगे और अपने बूथ जिस वार्ड में रहते हैं वहां के बूथ पे जिन वोटरों का वोट पड़ता है उनसे संवाद करेंगे और 9 साल की नीतियों को बताएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सक्रिय होकर भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान चला रही है, मई के महीनों से ही अभियान की शुरुआत हो चुकी थी, क्या जमीनी स्तर पर उसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सांसदों की परफॉर्मेंस से जो जेपी नड्डा है वो खासे नाराज नजर आए हैं, क्योंकि ना तो इन संपर्क अभियानों में भीड़ इकट्ठा हो पा रही है ना ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से अभियान की डेटों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये सांसदों को मौका दिया जा रहा है? जी निश्चित तौर से उनको अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। कई सारे सांसद और जिलाध्यक्ष थे जो निष्क्रिय नजर आए थे, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्षों को कहीं ना कहीं निर्देश भी दिए गए थे कि उनकी रिपोर्ट बनाएं और केंद्रीय नेतृत्व को भेजे। क्योंकि बात करें तो महाजन संपर्क अभियान के आधार पर ही माना जा रहा है कि टिकटों का बंटवारा भी होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर में 50 से लगभग जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की कवायद तेज हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं देखिए तो महाजन संपर्क अभियान जिस जिले में बेहतर चला है वहां के जिलाध्यक्षों की कुर्सी बचते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ उस लोकसभा क्षेत्र के सांसदों की भी कहीं ना कहीं कुर्सी भी
साबित हो सकती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है कि अगर बेहतर जुटान देखने को मिला है तो वहां के जिलाध्यक्ष और सांसद एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आएंगे। उसी को मैं आपको बता दें कि इस विशेष अभियान में खास तौर से जो ग्राउंड से लेकर और जो शीर्ष तक के पदाधिकारी है उनके अंदर एक जोश और उत्साह भरकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को लेकर एक कहीं ना कहीं फॉर्मूला के तौर पर अपनाया गया है। इसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी अलग अलग वर्गों के साथ संवाद करेंगे, चाहे शिक्षक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिवक्ता हो। इन तमाम वर्गों से कहीं ना कहीं संवाद करके और 9 साल के कार्यों को गिनाएंगे और बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता की कैसे आखिर 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं अगर देखे तो सरकार में कैसे कार्य हुए हैं। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान 17 से 19 जुलाई तक फिर से चलेगा। तो वही दूसरी तरफ आज यूपी के सभी 75 जिलों में जो टिफिन बैठक है वो देखने को मिलेगी। तो यूपी में अलग अलग जगहों पर मॉनसून के एक्टिव होने के बाद से ही बारिश का सिलसिला चल रहा है और अब तो बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदानों तक जैसे तबाही का एक दौर ही चल पड़ा है। प्रदेश में कई कई जगहों पर गंगा और यमुना के तेवर चढ़े हुए हैं। दोनों नदियां अपने स्तर से खतरे के निशान के पार है और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने यूपी में कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बारिश से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं यमुना से लेकर गंगा नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर हैं और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। तो वह जिला प्रशासन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से लगातार लोगों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो वही रुक करते हैं कानपुर, जहां हमारे सहयोगी उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए उपेंद्र, अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बिजली भी गिरने की संभावना है। फिलहाल कानपुर में मौसम कैसा है उपेंद्र? जी कानपुर में मौसम जो लगातार बारिश है, क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव लेकर के काफी उमस भरी गर्मी यहाँ पड़ रही है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं मौसम जो है लगातार जो है सुहावना होते जा रहा है। जिसकी अगर बात करें तो रिमझिम बारिश से कानपुर वासियों को जो है लगातार जो है वो पूरी तरीके से मौसम अच्छा लग रहा है। पर अगर बात करें तो आसपास जो कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र है उनके जो जहाँ से नदियां निकलने की, गंगा नदी हो, चाहे पांडु नदी हो और चाहे बेतवा या यमुना की बात करें, तो ये जब नदियां हैं वो कानपुर लगातार जुड़ती चली जा रही है। और आसपास अगर बात की जाए तो 31 गांव में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कर रहा है और 31 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से खुद जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए उपेंद्र, बारिश रुक रुक कर तो हो रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर झमाझम बारिश होती है तो हो सकता है लोगों को गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो उमस भरी गर्मी झेलने को परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक आखिर ये बदलाव क्यों आ रहा है कि बारिश होने के बावजूद भी लोग भयंकर उमस झेल रहे हैं? जी मुस्कान, अगर पूरी तरीके से अगर बात किया तो मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात किया तो आज जो है बारिश के टाइम तक देखिए किस तरीके से साफ, देखिए अपना कैमरा से दिखाएं कि चौरान किस तरीके से थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। बारिश होने के बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है फिर धूप निकल आई है। इसको उतार चढ़ाव को लेकर के जो है जो कानपुर जो आसपास के जो देखा जाए तो क्षेत्र के जो गलियों में फीवर का पानी हो, चाहे बारिश में पानी हो, इससे लोग जो है काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उपेंद्र, जिस तरीके से आप अभी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, तो आपके पीछे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो पानी है वो भरा हुआ है, तो क्या जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? जी हाँ, इस बार मतलब पूरी तरह से नगर निगम के सारे दावे जो है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो ये कानपुर का जो प्रमुख चौराहा है, विजयनगर चौराहे में हम लोग खड़े हुए हैं। इस चौराहे पर अगर ये स्थितियां हैं तो आप सोच सकते हैं कि कानपुर में जो गलियों में जो पानी भरा हुआ है उससे लेकर खासा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें तो नगर निगम किसी पारी कोई भी टीम अभी वहाँ पे पहुंचने को तैयार नहीं है और जो लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से दावे कर रहा है कि जो पूरी तरीके से जो अस्पतालों की जो बात करें पूरी तैयारियां हैं
पर अभी भी तैयारियां कहीं ना कहीं जो है केवल कागजों में पूरी तरीके से हैं। बिल्कुल उपेंद्र, एक बार फिर से आप वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं जिसमें नगर निगम की लापरवाही की पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। उपेंद्र जी, मुस्कान को अपने कैमरे से माफी चाहे दिखाए किस तरीके से ये मेन प्रमुख चौराहा है, इस पर जो बारिश का पानी है वो लगातार भरा हुआ है। और अगर बात कहीं ना कहीं तो ये बड़े बड़े दावे फेल है, क्योंकि कानपुर केवल कानपुर को स्मार्ट सिटी बोला गया है, पर स्मार्ट सिटी किस तरीके से आपको साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा है। और इसके बाद अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो कई बीमारियों का सामना जो है कानपुर के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए उपेंद्र, ये तो रही बारिश की बात, लेकिन जिस तरीके से लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जिस चौराहे पर आप खड़े हैं वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कि आपको पूरी तरह से खाए मानसून किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो किसी प्रकार का कोई भी ट्रैफिक सिग्नल जो है, और जो यहाँ पर जैसे जो पुलिसकर्मी नाराज रहा है सामने, क्योंकि डीजल भरा हुआ है, लोगों को खाता समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इससे भी प्रमुख चौराहे जो है उनकी जो स्थितियां हैं वो काफी दयनीय है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो इस चौराहे से लगभग कानपुर के जो है 15 से 20 लाख आदमी जो है इस चौराहे से निकलता है। उपेंद्र, आखिर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, अब कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी मुस्कान की अगर बात की जाए जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी तो केवल जो नाम की रह गई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो नगर निगम के आला अधिकारियों को जो है नोटिस आम जनमानस द्वारा सूचना दी है, जल भराव की दी है, किसी हर तरह की समस्या होती है। पर उसके बावजूद अगर बात की जाए तो जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं उससे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जहां एक तरफ नगर निगम की लापरवाही की वजह से जलभराव की स्थिति चौराहों पर देखने को मिल रही है, तो वहीं जो चौराहे हैं वहां की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कानपुर में कि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स तक नहीं काम कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसे तो होने का खतरा बढ़ ही जाता है, लेकिन लोग गंदगी से भी परेशान हो चुके हैं कानपुर में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।